Dear students, we are discussing a very important topic of Negotiable Instrument Act in this video, which is holder and holder in due course. तो होल्डर का मतलब क्या होता है ये समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा सिंपली पीछे चलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की पार्टीज़ में। जैसे हम एक प्रोमिसरी नोट का एग्जांपल लेते हैं। प्रोमिसरी नोट में ए प्रोमिसेस बी अबाउट giving some money, a certain sum of money after 3 months or something. Now A is promising B to give money, so A will sign the promissory note and will hand over it to B. तो B के पास वो promissory note है, हार्ड कॉपी में ओरिजिनल promissory note है, तो B हुआ होल्डर। ठीक है, तो होल्डर की दो तीन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो होल्डर के अंदर होती हैं। होल्डर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट है। होल्डर का मतलब है आप उस इंस्ट्रूमेंट के पैसे क्लेम करने के लिए एंटाइटल्ड भी हो, ठीक है, और वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको आप किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। आपके पास एक बोनाफाइड राइट है। तो अभी हम जैसे एग्जांपल ले रहे हैं ए और बी का, तो बी हमारे यहाँ हमारा होल्डर है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, होल्डर की डेफिनेशन देखते हैं। होल्डर मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू इन हिज ओन नेम टू द पोजेशन अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तीनों में से कोई भी चीज़, क्योंकि ये तीन ही हम कवर कर रहे हैं अपने एक्ट में। तो होल्डर कौन है? जो अपने नाम से पोजेशन में है। ये नहीं कि किसी ने उसको सेफ कस्टडी के लिए दे दिया। मान लो बी ने सी को दे दिया सेफ कस्टडी के लिए इंस्ट्रूमेंट कि भाई संभाल के रख लेना, मैं कहीं फॉरेन जा रहा हूँ, वापस आऊँगा तो ले लूँगा। तो उसको हम होल्डर नहीं मानते हैं। सी होल्डर नहीं है उस केस में। सी जस्ट एक बेली है, एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, और वो जब बी वापस आएगा तो उसे वो इंस्ट्रूमेंट्स वापस करने पड़ेंगे। एंड टू रिकवर और रिसीव, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, रिकवर और रिसीव द अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टीज देयर ऑन। जो भी पार्टीज का नाम मेंशन्ड है उनसे वो अमाउंट रिकवर करने का राइट भी है होल्डर को। ठीक है, होल्डर हैज दैट राइट ऑल्सो। देन a holder must therefore have the possession of the instrument and also a right to recover the money in his own name। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये होल्डर में होने चाहिए। उसके बाद होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो दो फीचर्स हमने देखे, पहला पोजेशन एंड दूसरा राइट टू रिकवर द मनी इन हिज ओन नेम। यानी कि सिर्फ पोजेशन नहीं, उसके पास एक ऐसा राइट भी है। वो राइट कैसे होगा? या तो उसका नाम लिखा हुआ हो, और अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें कोई ऐसा चैलेंज, कोई ऐसा डिफेक्ट ना हो कि उसने वो चुराया है या उसने वो किसी तरह से कुछ ऐसा अननेसेसरी कुछ प्रूव ना हो, तो उसको हम बोलते हैं कि होल्डर प्रॉपर होल्डर है वो। अब आते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। देखिए, अगर लिटरली देखें तो सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स का मतलब होता है हर इंस्ट्रूमेंट पे एक टाइम लिमिट होती है। उस टाइम लिमिट से पहले जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है वो है होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, उसके ख़त्म होने के बाद जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, उसने क्लेम नहीं किया है, उसको पेमेंट नहीं मिली है, वो क्लेम करेगा, वो है होल्डर, सिर्फ होल्डर। यानी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स होल्डर भी है और होल्डर इन ड्यू कोर्स भी है। होल्डर के तो सारे राइट हैं ही उसके पास। जब तक इंस्ट्रूमेंट की लास्ट डेट नहीं आई है वो होल्डर भी है और होल्डर इन ड्यू कोर्स भी है। लास्ट डेट आने के बाद वो सिर्फ होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन 9 ऑफ इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइंस हु फॉर ए वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है होल्डर इन ड्यू कोर्स होने का। एक कंसिडरेशन होना चाहिए, एक ऐसा पर्सन जो एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन के बदले में बिकम्स द पोजेसर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसके पास एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन आती है, पेबल टू बेयरर और पेबल टू एंडोर्सी और पेई देयर ऑफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
पेबल टू बेरर भी हो सकता है, पेबल टू एंडोर्सी मतलब उसका नाम लिखा हो सकता है उसमें, या बेरर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है बिफोर द अमाउंट मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट बिकम्स पेएबल, बिफोर द अमाउंट बिकम्स पेएबल। तो इसमें दो बड़े डिफरेंस हमने देखे हैं। पहला डिफरेंस है कंसिडरेशन, ये मस्ट है, ये होना चाहिए, होल्डर के पास हो ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर आपको सारे एडवांटेजेस, कुछ बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स के, वो तभी मिलते हैं जब आपके पास आपने उसको एज अ एक कंसिडरेशन के बदले में उसको लिया हो, यानी कि कुछ पे किया हो आपने उस इंस्ट्रूमेंट को लेने के लिए। पोजीशन होल्डर के पास भी है, होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास भी है। बिफोर द अमाउंट मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट बिकम्स पेएबल, यानी कि मैच्योरिटी डेट आने से पहले आपको वो इंस्ट्रूमेंट लेना है, तभी आप होल्डर इन ड्यू कोर्स बन पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है विदाउट हैविंग सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्टेड इन द टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम ही डेराइव्स हिज टाइटल। ठीक है, ये इंग्लिश लॉ वाला तो कोई बात नहीं है, हम इस पॉइंट को और देखते हैं। विदाउट हैविंग सफिशिएंट कॉज टू बिलीव, यानी कि जब एक होल्डर इन ड्यू कोर्स उस इंस्ट्रूमेंट को खरीद रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन ले रहा है, उसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि ये इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव मतलब इसका मेकर फिक्टिशियस है, इसका एंडोर्सी में कोई प्रॉब्लम है, ये एंडोर्समेंट, पुराने एंडोर्समेंट सही नहीं थे, या पुरानी कोई पार्टी फिक्टिशियस थी, या कोई भी किसी भी तरह का कोई फ्रॉड इस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, ये उसको पता नहीं होना चाहिए। अगर पता होते हुए भी वो लेता है और बाद में प्रूव हो जाता है कि उसको पता था, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी मेन चीज़ें हैं। कंसिडरेशन होना चाहिए, पोजीशन तो होल्डर के लिए मस्ट है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए भी मस्ट है। बिफोर द मेच्योरिटी, उसको वो रिसीव करना है इंस्ट्रूमेंट, और उस मेच्योरिटी पीरियड में वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, और उसके पास ऐसा कोई सफिशिएंट कॉज नहीं होना चाहिए बिलीव करने का कि उस इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट था। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो यही डिफरेंस है कि होल्डर के को सिर्फ दो क्वालिफिकेशंस करनी होती हैं। पहला, पोजीशन होनी चाहिए उसके पास बोनाफाइड, दूसरा उसके पास राइट होना चाहिए वो अमाउंट क्लेम करने का। तो अगर उसकी पोजीशन बिल्कुल डिफेक्ट फ्री है, ठीक है, और वो पोजीशन या एंडोर्समेंट या जो भी डिलीवरी हुई है इंस्ट्रूमेंट की, वो इस पर्पस से हुई है, क्योंकि नेगोशिएशन में भी हम यही पढ़ते हैं कि नेगोशिएशन का मतलब है जो सामने वाले को होल्डर बना दे, यानी कि इस पर्पस से ट्रांसफ़र हुआ है कि उसे वो अमाउंट मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं पर्सन को होल्डर। तो होल्डर तो होना ही होना है, प्लस क्या क्या होना चाहिए होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास, कि वो ड्यू कोर्स में इंस्ट्रूमेंट को रिसीव करे, यानी कि मैच्योरिटी डेट से पहले रिसीव करे, कंसिडरेशन के बदले में रिसीव करे। ठीक है, और तीसरा जो डिफरेंस है वो है उसका कोई सफिशिएंट कॉज ऐसा नहीं होना चाहिए बिलीव करने का कि इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, वो आता है प्रिविलेजेस टू होल्डर इन ड्यू कोर्स, कि हम होल्डर इन ड्यू कोर्स पे इतनी सारी कंडीशंस क्यों लगा रहे हैं, ऐसा क्या फ़ायदा है उसको। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें इंस्ट्रूमेंट पर्ज्ड फ्रॉम ऑफ ऑल डिफेक्ट्स, कि अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें कोई भी डिफेक्ट है, डेट गलत है, कोई मेकर फिक्टिशियस है, बीच में कोई एंडोर्समेंट गलत हो गया, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफेक्ट है, कोई भी डिफेक्ट नहीं माना जाएगा कि कोई डिफेक्ट है, इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही माना जाएगा। ये प्रिविलेज मिलता है होल्डर इन ड्यू कोर्स को। राइट नॉट अफेक्टेड इन केस ऑफ इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट, अगर कहीं कोई एम्बिग्यूटी है इंस्ट्रूमेंट के अंदर हल्की फुल्की किसी भी तरह की, तो ऐसी एम्बिग्यूटी को का कोई इफेक्ट नहीं होता ऑन द राइट्स ऑफ होल्डर। फॉर एग्जांपल, कोई नेम की स्पेलिंग में हल्का सा कोई मिस्टेक है, या किसी के इनिशियल में कोई मिस्टेक है, या किसी ने जो एंडोर्समेंट किया है वो ऊपर नीचे एंडोर्समेंट हो गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
नेक्स्ट कम्स ऑल प्रायर पार्टीज लायबल। सेक्शन 36, ये सब सेक्शंस हैं ब्रैकेट में। सेक्शन 36 में है कि जितने भी प्रायर पार्टी, जैसे मान लो ए ने बी के फेवर में इंस्ट्रूमेंट लिखा, ठीक है, तो ए ने लिखा कि ये बी को पैसे मिलेंगे, प्रोमिसरी नोट है, ए ने बी को प्रोमिस किया, बी ने उसको सी को ट्रांसफ़र किया, सी ने डी को ट्रांसफ़र किया, डी ने ई को ट्रांसफ़र किया, ई ने एफ को ट्रांसफ़र किया, जो हमारा लास्ट ट्रांसफ़र ही है। और ड्यूरिंग दैट बीइंग अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, वो ड्यू कोर्स में होल्डर बना है, ही कैन sue on all the parties. Okay, all prior parties he can make all the prior parties liable for the payment. All the prior parties का मतलब है any of the prior parties will pay, but he has a right to sue on all the parties. Then comes, he can enforce payment of a fictitious bill. Now what is a fictitious bill? Actually there has been no transaction, there is any person who is a fictitious. A and B both are fictitious, and C got the instrument from someone, or C created the instrument and floated it. So C will be liable, or C floated it to B, then C floated it to D, E, and F is the holder in due course. So F can hold all 3-4 parties liable, even if A and B are fictitious. No effect of conditional delivery. इस केस में कंडीशनल डिलीवरी का कोई इफेक्ट नहीं होता। कंडीशनल डिलीवरी क्या होती है? जब एंडोर्समेंट करते हैं तो उसमें ये लिख सकते हैं कि द डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल बी डन व्हेन अ पर्टिकुलर वर्क इज डन, पर्टिकुलर थिंग इज। देखिए, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंडीशनल नहीं हो सकता। हाँ, डिलीवरी कंडीशनल हो सकती है एंडोर्समेंट के टाइम, यानी कि एंडोर्समेंट कंडीशनल हो सकती है, या ये हो सकता है कि आई विल डिलीवर यू द इंस्ट्रूमेंट व्हेन यू डू दिस थिंग फॉर मी। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में अगर कंडीशनल डिलीवरी भी है और इंस्ट्रूमेंट डिलीवर हो गया और कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, तब भी उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। देन कम्स नो इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन और प्रेजेंस ऑफ अनलॉफुल कंसिडरेशन। क्या होता है, जो भी प्रायर पार्टीज हैं उन्होंने जिस तरह से भी इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया है, अगर कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है या प्रेजेंट नहीं है तो उसका भी कोई इफेक्ट होल्डर इन ड्यू कोर्स पे नहीं पड़ता है। एस्टोपेल अगेंस्ट डिनाइंग द ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एस्टोपेल एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब है लो आपको किसी चीज को डिनाई करने से मना करता है। स्टॉप करता है कि आप अब मना नहीं कर सकते। पहले जो आप कह रहे थे, जैसे हम कहते हैं ना कोर्ट में हम लोग स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने पर्टिकुलर सेक्शन है आईपीसी का, उसके अंडर दी जाती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वो भी एक एस्टोपेल का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ एस्टोपेल का मतलब ये है कि अगर किसी भी पार्टी ने कभी भी ये डिक्लेयर किया है या डिक्लेयर नहीं भी किया, ओरिजिनल वो साइन कर ही रहे हैं सब, तो वो ये नहीं कह सकते कि ये इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, सो एस्टोपेल अगेंस्ट डिनाइंग ओरिजिनल वैलिडिटी, दे कैन नॉट से दैट दिस इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ओरिजिनल। एस्टोपेल अगेंस्ट डिनाइंग कैपेसिटी ऑफ पेई टू एंडोर्सी। सो कैपेसिटी को, पेई और एंडोर्सी की कैपेसिटी को वो डिनाई नहीं कर सकते कि एंडोर्सी जो है वो उसके पास ये राइट नहीं था कि वो इंस्ट्रूमेंट को endorse करे, so they cannot deny. And similarly estoppel against endorser to deny capacity of parties, कोई भी पार्टी अपनी कैपेसिटी को डिनाई नहीं कर सकती कि वी वर नॉट कैपेबल ऑफ रिसीविंग द इंस्ट्रूमेंट, वी वर नॉट कैपेबल ऑफ एंडोर्सिंग द इंस्ट्रूमेंट, और वी वर नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ भी नहीं, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। सो दैट्स ऑल इन दिस। ये डिफरेंसेस हमने लिखे हुए हैं, इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो सबसे पहले मीनिंग है, होल्डर मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम possession of instrument in the other holder in other hand, holder in due course is a holder who takes the instrument in good faith। मतलब holder in due course, holder plus certain other conditions। तो जो गुड फेथ में इंस्ट्रूमेंट को लेता है, कंसिडरेशन देता है, और इट इज ओवरड्यू एंड विदाउट एनी नोटिस ऑफ डिफेक्ट ऑफ द टाइटल, उसे कुछ नहीं पता कि टाइटल डिफेक्टिव है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं।
इसमें 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। कंसिडरेशन होल्डर के लिए कंपलसरी नहीं है, ड्यू कोर्स के लिए कंपलसरी है, तो कंसिडरेशन होना चाहिए। टाइटल, he should be sure that the title is not defective of any of the parties. He should not have the sufficient cause to believe so. Liability, he can sue all the parties. Holder in due course can sue all the parties, but holder cannot sue all the parties. And maturity, holder in due course must have received the instrument before the maturity of the instrument. So that's all for this session. Thank you very much.